कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज की क्लास M1R5 है जो कि ओ लेवल की, जिसमें हम लोग ओ लेवल मिशन जो है 2022 जनवरी का जो एग्जामिनेशन आने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। और स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। मैंने कल की वीडियो में आपको कुछ चीजें बताई थी कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर क्या होता है। इन सारी चीजों के बारे में मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था। अगर आपने उस वीडियो को देखना भूल गए हो या मिस कर दिए हो तो आप उसको जाकर के देख सकते हो। हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर के ओ लेवल टाइप करिएगा, प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, उसमें ये सारी चीजें आपको मिलेगी। और अगर आप हमसे अभी नए जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोट बेल वाले आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर दे, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं डेली आपको 5 बजे, शाम 5 बजे रोज मिलता हूं और एनर्जेटिक तरीके से मैं आपको स्टडी कराता हूं और आप लोग एक एक टॉपिक को पढ़ते जाए। देखिए ये टॉपिक सबके लिए है, सब लोग पढ़े, सब लोग आगे बढ़े, क्योंकि ये जो है ये ऐसी क्लास ही है कुछ इस तरह से कि आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ओ लेवल अगर पास करना है तो आपको ये क्लास ज्वाइन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में किस तरह से बताते हैं आपको। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, आप लोग बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते होंगे। कोई लोग, किसी के लैपटॉप में विंडोज 7 पड़ा होगा, किसी के लैपटॉप में विंडोज 8 पड़ा होगा, किसी के लैपटॉप में विंडोज 10 पड़ा होगा, किसी के मोबाइल में एंड्रॉइड का कोई भी वर्जन पड़ा होगा। वो सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब जिस सिस्टम को चलाया जा सके उसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि यहां पर जो हम लोग बात करने वाले, स्टार्ट करने वाले हैं, वो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से है। तो देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से, कितने प्रकार के होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा प्रोग्राम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करते हैं, कौन सा कहां पे यूज होता है। चलिए इसका पता करते हैं। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो चलिए बिना देर करे हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और आगे आने वाली क्लास में हम लोग प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं, बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो बहरहाल पहले हम लोग थ्योरेटिकली कुछ पार्ट्स यहाँ पर, आज डे 6 है और इस डे 6 में भी थ्योरेटिकल पार्ट्स आपका है। कुछ समय बाद मैं आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें दिखाऊंगा, क्योंकि पेपर में तो सब कुछ है ना। चलिए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। अगर आपको मालूम है तो आप नीचे कमेंट में टाइप करके बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो पहला जो आता है, पहला पॉइंट आता है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच का मतलब ही होता है एक साथ कई लोग, कई बैच, ठीक है। देखिए बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग शुरू होने से पहले एक बैच में प्रोग्राम और डेटा को कलेक्ट कर लेता है, इकट्ठा करता है, फिर उसको बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये निम्नलिखित गतिविधियां होती है, इसमें निम्नलिखित वर्क होते हैं। मैं आपको बताता हूं वो कौन कौन से हैं, फॉलोइंग द वर्क कौन कौन से हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी प्रोसेस की परिभाषित करता है जिसमें एक ही इकाई के रूप में कमांड, प्रोग्राम और डेटा को पूर्वनिर्धारित अनुक्रम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोसेस को मेमोरी में रखता है और उन्हें बिना किसी मैनुअल जानकारी को निष्पादित करता है। इसी तरह से अगला अगर हम पॉइंट करें तो प्रस्तुत करने की जो क्रम के प्रोसेस होते हैं, तो अर्थात पहले आओ पहले पाओ के आधार पर यह काम होता है। अगर आप पहले आएंगे तो पहले पाएंगे। ये काम होता है किसका? बैच प्रोसेसिंग का। जब कोई कार्य अपने निष्पादन को पूरा करता है तो उसकी मेमोरी जारी की जाती है और प्रोसेस के लिए आउटपुट बाद में मुद्रण या प्रसंस्करण किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे यहां पर हम देखते हैं, देखिए आगे क्या प्रोसेस है। अगला हमारा ऑप्शन है, देखिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब हो गया जो बैच में आता हो, ठीक है। सारे डेटा को, सारी इंफॉर्मेशन को क्या कर लेता है? वो कलेक्ट कर लेता है, उसके बाद वो बैच में यूज होता है। और इसमें कहा जाता है जो पहले फाइल आई होगी वो पहले प्रोसेस होगी, जो बाद में आएगी वो बाद में प्रोसेस होगी। अभी हम बात करते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज होती है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा होता है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसमें एक समय में केवल एक यूजर इसका उपयोग कर सकता है, या घरेलू कंप्यूटर के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे आम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसका उपयोग
कार्यालयों और अन्य जगहों में भी किया जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के दो प्रकार होते हैं, एक सिंगल टास्किंग और एक मल्टीटास्किंग। सिंगल टास्किंग और मल्टीटास्क क्या होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। यह एक नेटवर्क में अन्य प्रणालियों से जुड़ सकता है, लेकिन इसका उपयोग केवल एक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम सिंगल टास्किंग और मल्टीटास्किंग का क्या मतलब है। जैसे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, वह यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आप लोग इस समय यूज कर रहे हैं विंडोज 95, NT 2000, XP, जितने भी आपके आए हैं ये सब क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आप क्या करते हैं, एक यूजर बैठ करके एक समय में एक ही काम कर सकता है। इन एक समय में यहाँ पे एक यूजर क्या करता है, यूजर सिंगल यूजर के बारे में बताएं। सिंगल यूजर जो है एक यूजर होगा और साथ में कई सारे काम कर सकता है। राइट नाउ जैसे सपोज दैट कि अगर आप टाइपिंग कर रहे हो, साथ साथ में गाने भी प्ले कर रहे हो, तो यूजर तो आप अकेले हैं, आप ही गाना सुन रहे हैं और साथ में क्या कर रहे हैं, आप मल्टीटास्किंग, दो काम कर रहे हो। आप साथ में टाइपिंग भी कर रहे हो और दूसरी चीज क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर गाने भी सुन रहे हो। तो इसको बोलते हैं सिंगल यूजर मल्टीटास्क। एक यूजर कई सारे काम कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, वह यूजर जो हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 95, NT 2000, XP, विस्टा जितने भी है क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी मैं बात करता हूं अगला, तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं। एक बहु यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम जो यूजर को उस पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एकल सिस्टम तक पहुंचाने की अनुमति देता हो। यह आमतौर पर बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर पर उपयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, यूनिक्स हो सकता है, लाइनक्स हो सकता है, विंडोज 2000 सर्वर के बारे में आप लोग, विंडोज सर्वर 2000 हो सकता है, उबंटू हो सकता है, मैकिन्टॉश होता है। ये सारे जितने भी आते हैं ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। मल्टी यूजर का मतलब एक ही स्क्रीन पर कई सारे यूजर और कई सारे अलग अलग काम कर रहे हो, इसको बोलते हैं मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, तो मल्टी यूजर मतलब एक ही यूजर एक ही स्क्रीन पर कई सारे काम, कई लोग एक ही स्क्रीन पर बैठे काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं मल्टी यूजर। और अगर टास्क की बात करें तो अगर कई अलग अलग काम कर रहे हो तो उसको बोलेंगे मल्टी टास्क। ये सारे जितने भी आते हैं ज्यादातर मेन फ्रेम कंप्यूटर वगैरह जो सर्वर बेस्ड कंप्यूटर होते हैं उसमें ये सारे काम यूज किए जाते हैं। तो आपको समझ में आ गई होगी कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज होती है। तो मैंने पहले बताया बैच, जो बैच में कई फाइलें और कई डेटा को इकट्ठा करके जो चलते हैं उसको क्या बोलते हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा मैंने बताया सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक जर्नल सा सिर्फ एक ही बंदा उस पर काम कर सकता है, उसको बोलते हैं सिंगल यूजर। और मल्टीटास्क का मतलब कई सारे काम कर सकता हो। और मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर का मतलब हो गया एक साथ कई सारे यूजर और एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही स्क्रीन पर काम कर रहे हो, कई यूजर और अलग अलग काम कर रहे हो तो मल्टीटास्किंग हो जाता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया अभी, सीपीयू द्वारा कई कामों को एक साथ निष्पादित करने की प्रक्रिया को मल्टीटास्किंग कहते हैं। मल्टीटास्किंग किसी भी समय उपलब्ध हार्डवेयर का सर्वोत्तम संभव उपयोग करता है, कंप्यूटर सिस्टम को समग्र दक्षता में सुधार करता है, यूजर प्रत्येक कंप्यूटर के साथ संवाद स्थापित कर सकता है जबकि यह चल रहा होता है। एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित गतिविधियों को करता है, जैसे यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सीधे किसी प्रोग्राम को निर्देश देता है, तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त करता है। ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को इस तरह से हैंडल करता है कि यह एक बार में कई ऑपरेशनों को संभाल सके, कई कार्यों को निष्पादित कर सकता है। तीसरा पॉइंट यहां पे आता है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को टाइम शेयरिंग सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। बात समझ में आ गई। इसमें एग्जांपल आप ले सकते हो विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स, ये सब क्या है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक साथ कई काम कर सकते हो, इसका मतलब मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही समय में एक विशेष कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करने के लिए कई लोगों को विभिन्न टर्मिनलों के माध्यम से सिस्टम प्रयोग करने की सक्षमता या टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोग्रामिंग का तार्किक विस्तार है। प्रोसेसर का समय जो एक साथ कई यूजरों के बीच साझा किया जाता है समय साझाकरण कहा जाता है। अगर हम बात करें कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आप देख सकते हो एक ही समय में कई टर्मिनल जोड़ करके आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर को बना सकते हो। तो वहां पे भी सर्वर का यूज किया जा रहा है,
बहुत सारे टर्मिनल का लगा दिए गए हैं, उसी टर्मिनल से इसको बनाया जा रहा है। चलिए आगे हम बात करते हैं। एक ही समय में बहुत सारे काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ तो अगर बात करता हूँ, देखिए आपके पास जितने भी सिस्टम होते हैं, जितने भी फाइलें, आप फाइल ले लो, फाइल आप जब सेव करते हो तो आपका जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, शेयर हो जाता है। जैसे ही आपने फाइल को शेयर, तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसने क्या कर दिया, उस फाइल के साथ जो सिस्टम का टाइम था, डेट थी, वो शेयर कर लिया। तो इसी को तो बोलते हैं ना टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ही समय में कई सारे लोगों को एक ही टर्मिनल दे करके, टर्मिनल के द्वारा क्या कर सकते हैं, आप स्क्रीन को सेट कर सकते हैं और वहां पे वर्क कराया जा सकता है एक ही समय में। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका उपयोग वास्तविक समय एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग उन अनुप्रयोगों के लिए होता है जहां डेटा प्रोसेसिंग का समय निश्चित और छोटी मात्रा होती है। यह सामान्य कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग है, जहां समय की अवधारणा को रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में उतना महत्वपूर्ण नहीं दिया जाता। बात समझ में आ गई। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली लोग यूज नहीं करते हैं, वास्तविक समय एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हार्ड रियल ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम गारंटी देती है कि महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे होते हैं। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में माध्यमिक स्टोरेज सीमित या गायब है और डेटा रोम में संग्रहित किया जाता है। इन प्रणालियों में वर्चुअल मेमोरी लगभग कभी नहीं पाई जाती है, तो इसको बोलते हैं हार्ड रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम गारंटी देती है कि महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे होते हैं, समय पर पूरे होते हैं। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में माध्यमिक प्राइमरी स्टोरेज जो होता है वो गायब है और डेटा रोम में स्टोर किया जाता है। डेटा कहां स्टोर किया जाता है, रोम में स्टोर किया जाता है। इन प्रणालियों में वर्चुअल मेमोरी लगभग कभी नहीं पाई जाती, यानी इसमें वर्चुअल मेमोरी का यूज कभी नहीं किया जाता है। इसको बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के दो जो प्रकार के उदाहरण है, उसमें कौन सा उदाहरण ये हो गया, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब मैं बात करता हूं अगले की, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम एक प्रतिबंध है, एक महत्वपूर्ण वास्तविक समय के कार्य को अन्य कार्यों पर प्राथमिकता मिलती है या प्राथमिकता पूरी होने तक उसे बरकरार रखती है। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में हार्ड रियल टाइम सिस्टम की तुलना में सीमित उपयोगिता होती है। उदाहरण के लिए मल्टीमीडिया, वर्चुअल रियलिटी और एडवांस साइंटिफिक प्रोजेक्ट आदि, ये सब सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं, जबकि हार्ड में वर्चुअल का कोई मतलब ही नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का। एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक डिवाइस के लिए एक विशेष कार्य करने के लिए डिजाइन किया जाता है, जो आमतौर पर जो आम कंप्यूटर नहीं है। एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य काम उस कोड को चलाना है जो डिवाइस को अपना काम करने की अनुमति देता है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस के हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम के शीर्ष पर चलने वाले सॉफ्टवेयर तक पहुंच योग्य होना चाहिए। एग्जाम्पल, माइक्रोवेव हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकती है, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हो सकता है। ये सब एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे, जैसे आपने एक माइक्रोवेव को सेट कर दिया, टाइमर लगा दिया कि अब हमको जो है 2 सेकंड के 10 मिनट के बाद यहां पर आना है, तो ऑटोमेटिक वो क्या करता है, वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। वॉशिंग मशीन के साथ भी यही है, उसमें ऑटो टाइमर दिया होता है, टाइमर सेट कर दिया गया है, वहां पे भी यही होता है। ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में भी यही होता है कि 2 मिनट का स्टॉप लगा दिया गया है, 2 मिनट के बाद वो फिर से अपने आप को ग्रीन शो करेगा और ट्रैफिक कंट्रोल जो है वहां पे यूज हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई ना। आपको कितने मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम बताए यहां पर अभी तक, कई सारे। अभी मैं एक साथ सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को एक बार फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर,
अभी क्या है अगला, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कई रियल टाइम एप्लीकेशन और कई यूजरों की सेवाओं के लिए केंद्रीय प्रोसेसर का उपयोग करते हैं। प्रोसेसिंग के दौरान प्रोसेस को अलग अलग प्रोसेसर के बीच वितरित किया जाता है। प्रोसेसर विभिन्न संचार लाइनों जैसे हाई स्पीड बसों या टेलीफोन लाइनों के माध्यम से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इन्हें स्थिर यानी कि लॉसली कपल्ड सिस्टम या वितरित प्रणाली कहा जाता है। या एक वितरित प्रणाली में प्रोसेसर आकार और कार्य से भिन्न हो सकते हैं। इन प्रोसेसरों को साइट, नोट्स, कंप्यूटर इत्यादि के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक सर्वर पर चलता है और सर्वर को डेटा, यूजर, समूह, सुरक्षा, एप्लीकेशन और अन्य नेटवर्किंग कार्यों को प्रबंधित करने के लिए क्षमता प्रदान करता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य नेटवर्क में कई कंप्यूटरों के बीच साझा फाइलों और प्रिंटर एक्सेस की अनुमति देता है। तो एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक सर्वर पर चलता है और सर्वर का डेटा यूजरों को, समूह, सुरक्षा, एप्लीकेशन और अन्य नेटवर्किंग कार्यों को प्रबंधित करता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्राइमरी उद्देश्य होता है नेटवर्क में कंप्यूटर के बीच फाइलों को शेयर करना होता है और प्रिंटर को एक्सेस करना होता है। अब बात करते हैं हम इससे पहले, तो पहले हम एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे। देखिए, पहले आप लोगों ने यहां पर पढ़ा बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने आपको बताया बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसिंग शुरू होने से पहले एक बैच के में प्रोग्रामों और डेटा को स्टोर कर लेते हैं, यानी इकट्ठा कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा मैंने बताया आपको सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, वह ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पर एक ही यूजर बैठ करके कई सारे काम करता हो, उसको बोलते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग होता है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पर एक ही स्क्रीन पर कई लोग काम करते हो, उसको बोलते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें ज्यादातर जो आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आते हैं। फिर बात करते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। मल्टीटास्किंग के बारे में बताया, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पर कई सारे काम एक समय में कई सारे काम करते हो, उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, वह ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पर एक ही समय में कई सारे टर्मिनल लगा करके एक सारे काम किए जाते हैं, उसको बोलते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो वास्तविक समय एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग उन अनुप्रयोगों के लिए नहीं होता है जहां पर डेटा प्रोसेसिंग का समय निश्चित और छोटी मात्रा हो। अब अगर हम बात करें अगले रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के दो प्रकार की, तो मैंने बताया आपको एक हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और फिर हमने बताया एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं, जैसे हम लोग एग्जांपल भी मैंने दिया, वॉशिंग मशीन में आपने टाइमर सेट कर दिया, माइक्रोवेव में टाइमर सेट कर दिया, इसको बोलते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कई रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजरों के सेवा के लिए एक केंद्रीय प्रोसेसर का उपयोग करते हैं। प्रोसेसिंग के दौरान प्रोसेस को भिन्न प्रोसेसरों के बीच वितरित करते हैं, ठीक है ना। फिर हमने बताया नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक सर्वर पर चलता है, सारा का सारा दारोमदार किस पर होता है, सर्वर पर। सर्वर का डेटा यूजरों, समूहों, सुरक्षा, एप्लीकेशन, नेटवर्किंग कार्यों तथा प्रबंधित करने की क्षमता प्रदान करता है और अपनी फाइलों और प्रिंटर को शेयर करने की अनुमति देता है। कौन सा? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। ऑपरेटिंग सिस्टम पर और डेस्कटॉप, लैपटॉप, इसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूं।
आमतौर पर डेस्कटॉप या लैपटॉप में प्रयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जिन्हें क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। डेस्कटॉप तथा लैपटॉप में सर्वाधिक प्रोग्राम किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका प्रयोग आमतौर पर लैपटॉप तथा डेस्कटॉप में किया जाता है। दूसरे नंबर पर प्रयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल कंपनी द्वारा है डेवलप किया गया है, जिसको मैक ओएस कहते हैं, जिसका प्रयोग एप्पल कंपनी द्वारा विकसित किए गए डेस्कटॉप तथा लैपटॉप में किया जाता है। लाइनक्स भी एक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका उपयोग लैपटॉप तथा डेस्कटॉप में किया जाता है। इसकी एक खास विशेषता यह है कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि मुफ्त में उपलब्ध है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में के विभिन्न वर्जन उपलब्ध हैं, जो काफी लोकप्रिय भी हैं। वर्तमान में डेस्कटॉप तथा लैपटॉप में प्रयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है। आमतौर पर डेस्कटॉप या लैपटॉप में प्रयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जिन्हें क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। डेस्कटॉप तथा लैपटॉप में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। बताया मैंने आपको, है ना, ये सारी चीजें आते हैं। मैं कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो लैपटॉप और डेस्कटॉप में यूज किए जाते हैं उनके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। तो इसमें पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का, फिर एप्पल कंपनी का एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू, लाइनक्स मिंट, फेडोरा, डीबियन, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, स्काई ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में मैं डिस्कस करूं तो यहां पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में कहा जा रहा है, पर्सनल कंप्यूटर चलाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया था। IBM का कॉम्पिटेबल पीसी के लिए पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया था। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जल्द ही पीसी बाजार पर हावी हो गया, यानी पर्सनल कंप्यूटर पर हावी हो गया। वर्तमान में लगभग 90% पीसी में विंडोज के कुछ अलग अलग संस्करण पर चलते हैं, मतलब 90% माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चलते हैं विंडोज के। 1985 में जारी किए गए विंडोज का पहला संस्करण बस एक ही GUI था, जिसे अब माइक्रोसॉफ्ट के मौजूद डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है या MS-DOS के विस्तार के रूप में पेश किया गया था। लाइसेंस प्राप्त अवधारणाओं के आधार पर जो एप्पल ने अपने मैकिन्टोश सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए उपयोग किया था, विंडोज ने पहली बार DOS यूजर को एक वर्चुअल डेस्कटॉप के नेत्रहीन रूप से नेविगेट करने की अनुमति दी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फोल्डर और फाइलों को सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफिकल विंडोज को खोलना था। प्रॉम्प्ट पर कमांड और निर्देश पाठ टाइप करने की बजाय एक माउस बटन पर क्लिक करना था, यानी कि उस समय हम लोग यहां पर ये यूज करते थे। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड बेस्ड हुआ करता था, जबकि उसके बाद जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए 95 से, वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम GUI बेस्ड ऑपरेटिंग थे, जिसमें सिर्फ माउस के द्वारा आप क्लिक करके उस पर काम कर सकते थे, आपको कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अगर हम कुछ बात करें तो कह सकते हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स स्टोर वर्जन द्वारा 1991 में विकसित किया गया था। यह यूनिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस और GUI यानी कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस पर काम करता है, और यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह मल्टी यूजर, मल्टी प्रोसेसर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आसानी से उपलब्ध है, क्योंकि हम लोग इसको सिर्फ डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें बहुत सारे आ जाते हैं, रेड हैट आता है, उबंटू आ जाता है, कुबंटू आ जाता है, फेडोरा आ जाता है, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इन सब में। MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये फुल फॉर्म जरूर पूछा जाता है। ये किस पर आधारित है? ये CUI पे, कमांड यूजर इंटरफेस पर आधारित है।
MS DOS टीम पैटरसन द्वारा डेवलप किया गया था। किसके द्वारा? टीम पैटरसन के द्वारा डेवलप किया था। 1981 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा पेश किया गया था। इसका पहला वर्जन DOS 1.0 1981 में आया था और लास्ट वर्जन .8.0 जो कि 2000 में अपडेट किया गया था। यह पीसी के लिए एक सिंगल यूजर और एक सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी आपसे पूछा जाता है ये कौन सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और मोबाइल फोन एंड टैबलेट के बारे में अगर हम जाने तो जानते हैं, जैसे कि लाइनेक्स या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपके डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर को नियंत्रित करता है, उसी तरह से मोबाइल या टैबलेट ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए मोबाइल फोन व टैबलेट को नियंत्रित करता है। एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले सभी एप्लीकेशन को चलाता है व उन्हें नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके डिवाइस पर उपलब्ध कार्यों और सुविधाओं को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है, जैसे यूजर द्वारा दिए गए जाने वाले इनपुट, वेब एप्लीकेशन के साथ सिंक्रोनाइजेशन, ईमेल, टेक्स्ट मैसेजिंग और बहुत कुछ मोबाइल ओएस पे निर्धारित करेगा कि आपके डिवाइस पर कौन सा तृतीय पक्ष एप्लीकेशन यानी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज किया जाए, इसका प्रयोग किया जाए, तो वो खुद अपने आप से वहां पर डिसाइड करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जिनका उपयोग हम मोबाइल टैबलेट में करते हैं, एंड्रॉयड ओएस गूगल का है, आईफोन एप्पल का है, बड़ा सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक का है, ब्लैकबेरी रिसर्च इन मोशन, मीगो ओएस नोकिया एंड इंटेल का है, सैम्यन नोकिया का है, विंडोज मोबाइल विंडोज फोन का है। तो ये सारे अपने अलग अलग जहां पर जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनका उपयोग इन जगहों पे किया जाता है। अब बात कर लेते हैं यूजर इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप के लिए। तो यूजर इंटरफेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है CUI, एक होता है GUI। CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी CUI इंटरफेस में यूजर द्वारा कंप्यूटर को दिए जाने वाले सभी इंस्ट्रक्शन चिन्हों या शब्दों के रूप में टाइप करते हैं। DOS ऑपरेटिंग सिस्टम CUI इंटरफेस का एक उदाहरण है, जिसमें सभी इंस्ट्रक्शंस टाइप करने पर किए जाते हैं, यानी सारे इंस्ट्रक्शन जो है टाइप करके किए जाते हैं। अभी हम बात करते हैं GUI की, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। या ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक देख करके यूजर अपने हिसाब से काम करता है। जैसे मैं बात करूं, ग्राफिक यूजर इंटरफेस में यूजर द्वारा कंप्यूटर को दिए जाने वाला सभी इंस्ट्रक्शन डिस्प्ले स्क्रीन पर बने हुए विशेष चिन्हों या स्थान पर क्लिक करें किए जा सकते हैं। विंडोज और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम GUI का उदाहरण, जबकि लाइनेक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि GUI और CUI दोनों ही प्रकार का है, और विंडोज का जो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सब क्या है, सिर्फ GUI है। अब बात करते हैं अगला, टास्क बार। टास्क बार डेस्कटॉप पर सबसे नीचे की पट्टी को कहा जाता है। आप देख रहा होगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपके। जब आप कोई एप्लीकेशन या प्रोग्राम ओपन करते हैं तो टास्क पर वो दिखाई देता है। इस तरह आप टास्क बार को देखकर पता लगा सकते हैं कि वर्तमान में आपके कंप्यूटर में कितने और कौन कौन से एप्लीकेशन रन कर रहे हैं। टास्क बार पर हम सभी चल रहे प्रोग्राम पर तत्काल पहुंचने की सुविधा प्रदान करते हैं। टास्क बार पर बाईं तरफ स्टार्ट मेनू और दाईं तरफ पर जहां पर सिस्टम टाइम दिखाता है उसको बोलते हैं नोटिफिकेशन एरिया। अभी आते हैं अगली तरफ, आइकन एंड शॉर्टकट। आइकन एक प्रोग्राम है, फाइल का एक छोटा ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है। जब आप किसी आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो संबंधित फाइल या प्रोग्राम खुल जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप माई कंप्यूटर आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो विंडोज एक्सप्लोरर खुल जाता है। आइकन GUI ऑपरेटिंग सिस्टम के एक घटक है, जिसमें एप्पल मैक ओएस एक्स और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज शामिल है। आइकन यूजर को आइकन द्वारा प्रतिनिधित्व की गई फाइल को प्रकार के जल्दी से पहचानने में मदद करता है।
आप कह सकते हो अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा नहीं है तो आप उसको आइकन दे दो और उसको बता दो कि ये काम ये करता है, तो वो सिंपल सा खोल सकता है। इसलिए आइकन का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ मुख्य आइकन इस प्रकार हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, है ना, ये सारे जितने भी आते हैं। या आइकन किसी एप्लीकेशन, प्रोग्राम या उसे बनी फाइल को दर्शाता है, जिस पर क्लिक करके हम किसी भी प्रोग्राम फाइल को ओपन कर सकते हैं। आइकन अथवा प्रोग्राम फाइल को संबंधित लोगो और प्रोग्राम अथवा फाइलों के नाम से भी दिखाई पड़ता है। इससे किसी भी प्रोग्राम या उससे बनी फाइल को आसानी से पहचाना जा सकता है। तो मैंने आज आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, और फिर मैंने बताया आपको कि आइकन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से आइकन हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस की। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग प्रैक्टिकली सारी चीजें पढ़ेंगे, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर हम लोग कल से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग रेडी हो जाइए लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए, तैयार हो जाइए कि लिब्रे ऑफिस राइटर आपका स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये आने वाला है। तो स्टार्ट करने से पहले लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल पर जरूर से जरूर विजिट करिए। रोज शाम को 5 बजे आपकी लाइव वीडियो मिलेगी आपको, और आप आसानी से इसको